Let's start with the. तो ये बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन? वाइब्रेशन से आप क्या समझते हैं? जो लिखा हुआ है ये सही क्लियर दिख रहा यस सर। है? इसको थोड़ा सा ऐसे, now that is much. ठीक है, बताइए वाइब्रेशन से आप क्या समझते वाइब्रेशन से सर, कोई भी मशीन जब वर्किंग करती है तो उसमें जो अनवांटेड मोशन होती है, अगर बेस हैं? फिक्स नहीं है या कुछ मशीन के बेस में प्रॉब्लम है, तो जो अनवांटेड मोशन रहती है मशीन की, हम्म, उसे वाइब्रेशन हम्म, कहते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं। देखिए, वाइब्रेशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? हम्म, जो मोशन रिपीट होता है टाइम के साथ। हाँ, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो सबसे मोशन दैट repeats itself after a fixed interval of time। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर दो अपने आप। ठीक है, तो यू टेल मी, कोई एग्जांपल दीजिए सर पीरियोडिक मोशन का। सर, साइन में वो जो रहती है उस वो जैसे उसका मोशन रहता वो भी है। पीरियोडिक, यस एग्जैक्टली, वो भी पीरियोडिक। साइन वेव वो भी पीरियोडिक है। रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए, मतलब साइन वेव कहाँ देखते हैं आप? शॉकअप में सर, शॉक हैं? एब्जॉर्बर जो रहती है। हाँ, शॉक एब्जॉर्बर में कैसे आप देखते हैं कि क्या होता है, बताइए जरा पीरियोडिक। अरे उसको भाई। अगर वेव के फॉर्म में, हम्म, अगर उस जो शॉकअप है उसकी, अगर शॉक एब्जॉर्बर उसकी जो मोशन हो रही है अगर वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए तो पहले वो ज्यादा रहती है, फिर कम होती जाती है, और अच्छा, वैसे। देखिए पीरियोडिक मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लॉक, घड़ियां। ठीक है, क्लॉक है कि नहीं है? यस सर। घड़ी की सुइयां जो है वो हर कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद सर्कुलर मोशन रिपीट कर, सर्कुलर मोशन रिपीट कर। इसी तरीके से मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड दी सन। ठीक है, ठीक, ये भी दिन रात जो हो रहा है, ठीक है ना, मूव अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो ये भी तो पीरियोडिक मोशन है। बस क्या है भाई, टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा लंबा है ना। यहाँ घड़ियों में 60 सेकेंड, ठीक है, 60 मिनट और 24 घंटे का टाइम पीरियड हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या, 1 साल का हो रहा है, ठीक है, अगर अर्थ की बात करें। ठीक,
अगर मार्स की बात करें 438 दिन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पीरियोडिक मोशन है। एक पीरियोडिक मोशन है आपका क्या, पेंडुलम। क्या, पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम आपने देखा होगा, घड़ियों में भी लगा हुआ देखा होगा, ठीक है। ये क्या है? ऐसा कुछ सिस्टम होता है, एक थ्रेड होता है, उसके ऊपर एक एंड फिक्स होता है और एक एंड पे मास अटैच होता है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर। तो ये भी तो अपने पाथ रिपीट कर रहा है, पहले यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक है। ऐसा ही तो करेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम। ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा जी। इसके बाद ये बताइए कि ये वाला मोशन जो है, ठीक है, ये जो मोशन है और ये क्लॉक के मोशन में, ये दोनों ही पीरियोडिक हैं, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? हम्म, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बताइए, बताएं अब्दुल्ला। क्लॉक में भी पीरियोडिक मोशन हो रहा है और इसमें भी सिंपल पेंडुलम में भी पीरियोडिक मोशन हो रहा है, दोनों में फर्क है। सर क्लॉक में एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसमें दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैक, और एक ठीक है। फिक्स हाँ, पाथ है उसको ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक, दोनों में ही फिक्स पाथ फॉलो कर रहा है कि ये एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि टू एंड प्रो मोशन हो रहा है, ठीक है, टू एंड प्रो मोशन, ठीक है। क्या कर रहा है कि पहले आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, ठीक है ना। तो जो वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है ना, उसको अब यहीं से डिफाइन करते हैं हम लोग। अ बॉडी इज सेट टू बी इन वाइब्रेटरी मोशन, बॉडी is said to be in vibratory motion, vibratory motion, okay, if it has a to and fro motion, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अ बॉडी इज सेट टू बी इन वाइब्रेट, अ बॉडी इज सेट टू बी वाइब्रेट इफ इट हैज अ टू एंड फ्रो मोशन। ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन एक टाइप का पीरियोडिक मोशन ही है। क्या है? वाइब्रेशन एक टाइप का पीरियोडिक मोशन ही है, बट द मोशन इज नॉट सर्कुलर टाइप, ठीक है ना, कि एक बात को सर्कल में ऐसे रिपीट नहीं करता है, बट इट इज रिपीटिंग इट्स मोशन इन अ फिक्स्ड इंटरवल इन टू फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन में ही कर रहा है अपनी साइकिल, ठीक है ना। अपनी साइकिल जो रिपीट कर रहा है वो टू एंड फ्रो मोशन में रिपीट कर रहा है, तभी हम उसको कहेंगे कि वाइब्रेट कर रहा है या फिर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ऑसिलेट, वाइब्रेट और ऑसिलेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। अच्छा जी। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और समझिए, एक एग्जांपल और लीजिए। एक एग्जांपल और,
तो ये बात तो समझ में आएगी, वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन, ऐसा वाइब्रेटरी मोशन होता क्या या वाइब्रेशन होता क्या, ये आपको पता लग गया कि टू एंड फ्रो मोशन। ठीक, अब देखिए एक आप सब लोगों ने झूला झूला होगा, वो वाला झूला, स्विंग वाला, ठीक है ना, कि ऐसे ये यहाँ पे ऊपर फिक्स हो गया, ये दो रस्सियां हैं और उसके बाद उसको उस पे बैठने के लिए सीट है, ठीक है, सीट है, तो यहाँ पे बैठते हैं, तो ये स्विंग जो होती है, झूला जो होता है, वो भी पेंडुलम की तरह आगे पीछे ऐसे हो, ठीक है, सबने ये झूला है ना, सबने ये झूला है, इस टाइप का झूला सबने झूला है, हाँ, यस और नो, बताइए भाई। यस ये सर। वाला झूला सबने झूला है ना। अब देखिए इसमें नोट करने वाली बात क्या है, इसमें जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ एक बार यहाँ पे जा करके, ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा ऊपर जा करके, ठीक है, पैर से या किसी ने पीछे खींच करके यहाँ तक लाए, एक पोजीशन तक लेकर के आए यहाँ पर, ठीक है ना, और उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या होगा कि अब ये पूरा मोशन जो है बस, और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि आप आगे जाएंगे, और फिर एक हाइट तक जाएंगे जितनी ये वाली हाइट थी, ठीक है ना, ये यहाँ तक वापस जाएंगे एंड देन फिर वापस आएंगे, और यही मोशन बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है, यही मोशन बार बार रिपीट होता रहेगा। आइडियल केस में तो ये झूला कभी नहीं रुकना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन बचपन में आपने देखा होगा कि रुक जाता है अगर कोई कोई धक्का ना दे तो, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है और एयर का रेजिस्टेंस होता है ना, यहाँ जॉइंट पे भी फ्रिक्शन होता है और एयर का रेजिस्टेंस होने की वजह से झूला रुक जाता है, ठीक है, तो आइडियल केस आप मान के चलें कि एयर रेजिस्टेंस और ये फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो क्या होगा, ये झूला कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, ठीक। अब एक दूसरा केस आप देखिए, ठीक है, कि आप झूला झूल रहे हैं, आपका एक दोस्त है, वो क्या कर रहा है कि पीछे खड़ा है, ठीक है, वो पहली बार तो एक बार ऊपर लेकर के गया यहाँ तक एक हाइट पे, ठीक है, और उसके बाद उसने पुश किया, धक्का दिया, ठीक है, धक्का दिया, क्या होगा कि आप आगे जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ तक गए, फिर क्या होगा कि आपको फिर आपका झूला एक हाइट तक ऊपर तक जाएगा और फिर क्या करेगा, आपका झूला वापस आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, धक्का देगा, ठीक है, सो इस केस में देखिए जो धक्का लग रहा है, ठीक है ना, तो आपका दोस्त जो है वो झूले पे धक्का लगा रहा है, तो इसमें और इसमें दोनों केसेस में फर्क क्या है कि इस पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं लगा रही है, इस पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं लगा रही है, तो ये क्या हो गया, फ्री वाइब्रेशन, ठीक है ना, कि मोशन जो है वो अपने आप हो रहा है, फ्री वाइब्रेशन, ठीक है, फ्री वाइब्रेशन, ठीक, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स या एक से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है, कितनी बार समझ में आ रही, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है, क्लियर है बात, नहीं, यस ठीक, ये बात तो समझ में आई कि फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है और फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है, फ्री वाइब्रेशन को कभी कभी हम नेचुरल वाइब्रेशन भी कहते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन भी कहते हैं, ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए, ठीक, अब डैम्ड और इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए ये जो वाइब्रेशन हो रहा है कि ये अभी हम फ्री वाइब्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है मतलब क्या है कि यहाँ से एक हाइट से जब छूटे तो यहाँ तक गए,
और फिर वापस आए, तो एक साइकिल कंप्लीट हुई, एक साइकिल कंप्लीट हुई, ठीक है ना। कि अगर आपकी ये इनिशियल पोजीशन है तो यहाँ से जब आप छूटे तो यहाँ तक गए और उसके बाद ये वापस आए यहाँ तक, ठीक है ना। तो एक साइकिल कंप्लीट, तो इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है। ठीक, तो क्या होता है भाई, हम्म, इस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड, इस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। ठीक, तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना, या फिर वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ठीक, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द टाइम टेकन by the motion to repeat itself, to repeat, ठीक है, repeat its, ठीक है। ठीक, टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात भी हो गई। अच्छा, अब एक टर्म और डिफाइन किया जाता है कि ये मोशन जो हो रहा है हमारा, ये जो मोशन हो रहा है, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और वापस जा रहा है, ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, मतलब यहाँ से गया यहाँ तक और फिर यहाँ से वापस आया यहाँ तक, ठीक है ना, अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। तो इससे क्या हुआ कि आपका मोशन जो है, आपका, हाँ, आपकी एक साइकिल कंप्लीट, ठीक है। तो एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिलें कंप्लीट होती है, तो कुछ टर्म्स डिफाइन किए गए हैं, तो उसमें से एक टर्म ऐसा भी डिफाइन किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि ये काउंट करके बताइए कि जब ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो एक बताइए एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर दे रहा है, मतलब एक सेकंड में ये ऐसे कितनी बार आगे पीछे हो रहा है, ठीक है ना, आगे पीछे हो रहा है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना चाहें तो इसको क्या कहते हैं भाई, frequency is defined as the number of number of cycles of vibration या to and fro motion of to and fro motion completed in 1 second, in 1 second, ठीक है, in 1 second, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मान लीजिए कि एक सेकंड में ये 10 बार गया, 10 बार इसने साइकिल कंप्लीट की, तो क्या हो गया भाई, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, ठीक है, ये आपने सुना होगा, 10 हर्ट्ज, ठीक। सो इट इज फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड इन हर्ट्ज, ठीक है। और क्या होता है भाई, टाइम पीरियड अगर आपका सेकंड में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देन टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम, ठीक है, 1 अपॉन टाइम, ठीक। अच्छा जी, ये तो थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यस और नो, बताएं भाई, इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी आ रही हो, कोई ऐसा टर्म जो आपको ना समझ में आया हो,
बताएं भाई। अब्दुल्ला, साहिल, शहबाज, शेख मुअज्जम, तनवीर, स्वरूप। पर फ्रीक्वेंसी हमेशा सेकंड में ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड में मेजर की जाती है, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर देखिए ना, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है ना, तो पर सेकंड की बात की जाती है, ठीक है ना, तो इसकी यूनिट जो होती है हर्ट्स होती है, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो 1/सेकंड भी लिख सकते हैं, या फिर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/सेकंड होती है यूनिट, ठीक है, 1/सेकंड होती है, ठीक, क्लियर। फ्रीक्वेंसी यस की सर। यूनिट जो होती है हर्ट्स, तो हमने नाम दे दिया है, एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे पड़ गया, लेकिन इसकी जो डायमेंशनल उससे देखेंगे तो 1/सेकंड होती है इसकी यूनिट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड की जो होती है वो सेकंड होती है, टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो सेकंड्स में मेजर करती है, ठीक है, टाइम पीरियड इज इन सेकंड्स, ठीक है। तो अभी तो देखिए टाइम पीरियड सेकंड में मेजर किया, क्योंकि टाइम तो भाई ऑब्वियस सी बात है सेकंड से मेजर करते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल है, तो उसका क्या मतलब हो गया कि 1/सेकंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? हम्म। और कुछ? यस सर। अच्छा, ये मैं पूछना भूल गया कि व्हाई डू वी स्टडी वाइब्रेशन, व्हाई डू वी स्टडी वाइब्रेशन, कोई बता सकता है वाइब्रेशन पढ़ते क्यों है? एनीवन? बताइए भाई। कौन बताएगा? हु विल टेल? नो वन? चलिए मैं बताता हूँ क्यों पढ़ते हैं। तो बताने से पहले आप ये वीडियो देखिए तरह। देखिए ये एक ब्रिज के बारे में है, Long and ठीक है, narrow, आप over half a mile long, only 39 feet wide. It lasted just 4 months. During construction, we see the steel girders, 8 feet tall, which were supposed to stiffen the bridge against bending. However, some up and down vibration was observed during the entire useful life of the bridge. Here's opening day. On November 7th, the bridge suddenly went into a twisting motion. The wind speed was a steady 42 miles per hour. This was enough to keep the bridge oscillating in one of its natural modes of vibration with a period of 5 seconds.
A professor of engineering went out to see what had happened. He's coming back, walking with some difficulty along the nodal line, which is the center stripe of the roadway. It's remarkable that the girders were this flexible. This is photographed at normal speed. However, a collapse was inevitable after a little more than an hour of this. The car had been abandoned earlier. No one was injured in the whole affair. However, a small dog in the car was frightened and was afraid to come out, and he perished along with the bridge. So आई होप थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये असल में एक ये जो वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो है, किसी मूवी का सीन नहीं है, ठीक है। ठीक। सो हुआ क्या था कि कि 1940 में एक ब्रिज बनाया गया था, ठीक है ना। और आपने ब्रिज जो देखा वो काफी बड़ा देखने में तो मजबूत लग रहा था, ठीक है। बट जो इंजीनियर्स थे उन्होंने एक बात का ध्यान नहीं रखा, ठीक है ना। उन्होंने उस ब्रिज की वाइब्रेशन एनालिसिस नहीं की, वाइब्रेशन एनालिसिस ढंग से नहीं की, वाइब्रेशन एनालिसिस, ठीक है, उन्होंने ढंग से नहीं की, ठीक है। और वहां पे जो आसपास ब्रिज नदी पे बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हवा वगैरह चलेगी, तो हवा की जो बहने की फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है ना, वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और उसने ये तबाही मचा दी, ठीक है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और उसने ये तबाही मचा दी। इस चीज को हम कहते हैं जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर हो जाए, उसे कहते हैं हम रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन हुई वहां पर और ब्रिज कोलैप्स हो गया। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। यही सारी बहुत सारी चीजें जो हैं इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। अगर वहां पर बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स होती हैं, वहां पर अगर वाइब्रेशन एनालिसिस ढंग से ना की जाए और वहां रेजोनेंस हो जाए, तो मशीन जो है बहुत हाई स्पीड पे चलती है, मशीन टूटना शुरू कर देगी और बहुत सारा प्रॉपर्टी डैमेज और डेंजरसली आपको इंजर्ड कर सकती है और कई केसेस में जान भी चली जाती है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वाइब्रेशन एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, वाइब्रेशन एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा गाड़ियों में आपकी कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना, कि आप वाइब्रेशन जिस गाड़ी में ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है उसमें कंफर्ट कम होगा, ठीक है ना, कंफर्ट कम होगा। तो उस कंफर्ट को बढ़ाने के लिए आपको वाइब्रेशन एनालिसिस करनी होती है ताकि आपका कंफर्ट जो है वो इंक्रीज कर सके। तो हम उस एनालिसिस में देखते हैं कि हम वाइब्रेशन को कम कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, कम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब एक टर्म मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से पहले, ठीक है ना, हम देखते हैं कि रेजोनेंस से पहले तो हमने देखा था कि वही झूले वाला एग्जांपल ले, ठीक है, झूले वाला एग्जांपल ले, ठीक है। तो झूले वाला एग्जांपल अगर लीजिए, तो अगर फ्री वाइब्रेशन में क्या हो रहा था कि ये झूला अपने आप बैठे हुए थे, एक बार आपने धक्का दे दिया, ठीक है ना, और उसके बाद आप झूल रहे हैं, ठीक है ना, झूल रहे हैं, ठीक। तो इस पर्टिकुलर केस में ये फ्री वाइब्रेशन का केस हुआ, नेचुरल वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। तो इस केस में आपकी कुछ टाइम पीरियड होगी इस मोशन की, और एक फ्रीक्वेंसी होगी एफ, ठीक है। अब वही चीज आप ले लीजिए कि आपका दोस्त है, फोर्स वाइब्रेशन के केस में आइए, तो आपका दोस्त है, वो आपको धक्का दे रहा है, ठीक है ना, आप पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि धक्का आपका दोस्त कैसे लगा सकता है। एक तो ये कि जब आप पूरा मोशन कंप्लीट करें, ठीक है, यहाँ तक जाएं, फिर वापस यहाँ पर आए, और जब यहाँ पर वापस आए, तब आप जैसे ही वापस आए और जैसे ही जाने लगे, ठीक है ना, जस्ट यहाँ से जब वापस जाने लगे, तब वो आपको धक्का दे। एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि यहीं पर आप पहुंचे हैं, ठीक है, और तभी वो आपको धक्का दे दे, ठीक है। तीसरा केस है कि जब आप यहाँ पहुंचे हो तभी आपको धक्का दे दे, ठीक। तो इन दोनों में फर्क क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों में, इन तीनों केसेस में फर्क क्या होगा कि ये जो धक्का दे रहा है, ठीक है ना, इसके टाइम पीरियड में फर्क होगा। और जब इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी कुछ होगी, ठीक है ना, कि हर इंटरवल पे कितना फोर्स फोर्स लगा रहा है, कितने कितने इंटरवल, ठीक है। तो आपका जो फ्रेंड है, वो अगर यहाँ जब पहुंच गया एकदम इनिशियल पोजीशन में, जब आप पहुंच गए, तब वो आपको धक्का लगा रहा है, ठीक है। तो कितने टाइम बाद वो धक्का लगा रहा है, टी टाइम, जो कि आपके नेचुरल प्री वाइब्रेशन के टाइम पीरियड के बराबर है। दैट मीन इसके फोर्स लगाने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो भी आप आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसी के बराबर है, उसी के बराबर है। अगर यहाँ कहीं लगा रहा है तो टाइम पीरियड T1 होगा, या और इसकी फ्रीक्वेंसी F1 होगी, ठीक है, ठीक। और यहाँ कहीं लगा रहा है तो T2 टाइम पीरियड होगा इसके फोर्स लगाने का, और फ्रीक्वेंसी F2 होगी, ठीक है। तो रेजोनेंस की जो कंडीशन है, रेजोनेंस कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जब आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बराबर हो जाए, ठीक है ना, तब रेजोनेंस होगा। मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, तब आपका फ्रेंड धक्का लगा रहा, तो अब क्या होगा, अगली बार आप और आगे तक जाएंगे, ठीक है, अगली बार आप और आगे तक जाएंगे। फिर आपका आप यहाँ तक गए और वापस आ रहे हैं, फिर यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचे, फिर इसने धक्का दिया जोर से, फिर और आगे तक जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर आप वो यहाँ से वापस आएंगे, और फिर यहाँ तक पहुंचे, और फिर इसने धक्का लगाया, और आगे तक जाएंगे, और ऐसे होते होते, ठीक है ना, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, फोर्स लगाने की जो एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर बराबर हो गई, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि झूला जो है पलट जाएगा, ठीक है ना, झूला जो है पलट जाएगा, ठीक है, और आप गिर जाएंगे और आपको चोट लग जाएगी। और यही केस, यही चीज हुई थी उस ब्रिज के केस में, ठीक है ना, कि ब्रिज की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ब्रिज की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, और उसके ब्रिज के आसपास बहने वाली हवा की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, एयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज ऑफ ब्रिज, ठीक। और एयर जो वहां उसके आसपास बह रही थी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी थी, ठीक, एयर फ्रीक्वेंसी, उसके आसपास बहने वाली हवा की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कुछ थी। और
क्या हुआ कि एनालिसिस में ध्यान नहीं रखा गया और ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज थी और जो एयर फ्रीक्वेंसी थी दोनों बराबर हो गई, और दोनों बराबर जैसे हुई क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। और रेजोनेंस के केस में यही होता है, ठीक है, रेजोनेंस के केस में यही होता है क्या, कि आपके मोशन का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत तेजी से शूट कर जाता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है और डेंजरसली मूव करने लगती है आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, डेंजरसली मूव करने लगती है आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वाइब्रेशन स्टडी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों, वाइब्रेशन स्टडी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। सर ये पता बोलिए। कैसे करेंगे कि जैसे ब्रिज मैन्युफैक्चर हुआ है या हाँ बनाई है तो हाँ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? हाँ, यही तो अभी पता लगाएंगे ना, इस सब्जेक्ट में यही सब पढ़ेंगे कि सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी और उस पर ये फोर्स लगाएंगे तो क्या रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। यही तो सब एनालिसिस में आता है, वाइब्रेशन के एनालिसिस में यही सारी चीजें आती है कि आपने कोई सिस्टम बनाया तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है ना, किस तरीके का मोशन करेगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप निकालते हैं, समझ रहे हैं, यही आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक। और सर एयर की फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी क्या, वो भी नहीं होगी? हाँ ये अब ये अलग अलग डिपेंड करता है, एयर की फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं है फिक्स हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है एयर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम ही हो, ठीक है ना, लेकिन ये आपको जहाँ पे आप डिजाइन कर रहे हैं वहाँ के कंडीशंस को ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे पहले ही आपको टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, कि आप जा करके अपना इंस्ट्रूमेंट ले करके जा करके वहाँ पे आप पहले ही ये सारी चीजें मेजर करें, ठीक है, मेजर करें, ठीक, यस सर। समझ, एनीथिंग एल्स? नो सर। नो, चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई वाइब्रेशन की, ठीक है, की जरूरत क्यों है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा कि एक चीज इसमें कि बेसिक एलिमेंट क्या क्या है, ठीक है, बेसिक एलिमेंट, ये कल भी बताया था मैंने सिलेबस डिस्कस करते वक्त, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। कितने एलिमेंट होते हैं भाई? बताइए, बेसिक एलिमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम या वाइब्रेटरी मोशन, सिस्टम इतना ज्यादा बेहतर है, वाइब्रेटरी सिस्टम, कितने एलिमेंट्स होते हैं? देयर आर थ्री एलिमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट वन इज इनर्शिया, second one is what, restoring element, inertia element, and third one is what, बताइए, डैम्पिंग एलिमेंट, डैम्पिंग एलिमेंट। ठीक है, डैम्पिंग एलिमेंट, ठीक। तो तीनों क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इनर्शिया एलिमेंट जो है ये रिलेटेड है आपका मोशन से, ठीक है, मोशन से, ठीक, या फिर आप कह लीजिए ये रिलेटेड है आपका काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। और रीस्टोरिंग एलिमेंट जो है, रीस्टोरिंग एलिमेंट का क्या काम है, एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है ना, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करना। सो एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में करेगा, पोटेंशियल एनर्जी, जब स्टोर कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसका क्या काम है भाई, डैम्पिंग एलिमेंट का एनर्जी लॉस कर देता है, लूजेस एनर्जी,
या dissipates energy। ठीक है, देखिए इनर्शिया एलिमेंट में आपका मास हो सकता है, अगर लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है तो आपका मास आपका इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी योर इनर्शिया। ठीक है, अगर रोटरी मोशन है तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर रोटरी मोशन है तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या हो जाएगा, इनर्शिया एलिमेंट। ठीक है ना, इनर्शिया एलिमेंट। ठीक है, अब रीस्टोरिंग एलिमेंट कई टाइप के हो सकते हैं, रीस्टोरिंग एलिमेंट कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है ना, कैसे रीस्टोरिंग एलिमेंट, जैसे अगर सिंपल पेंडुलम की बात की जाए, सिंपल पेंडुलम की बात की जाए तो रीस्टोरिंग कैसे हो रही है भाई, सिंपल पेंडुलम में ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, रीस्टोरिंग वहां पे ग्रेविटी की वजह से हो रही है। लेकिन अगर आप सिंपल एक स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें, स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें तो इसमें रीस्टोरिंग एलिमेंट आपका क्या है, स्प्रिंग। इसमें आपकी एनर्जी स्टोर हो जा रही है। ठीक है ना, जब आपने एक बार इसको खींच करके थोड़ा सा छोड़ दिया तो ये वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, पहले स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फिर ये एक्सपैंड होगी, कंप्रेस होगी एक्सपैंड होगी, कंप्रेस होगी एक्सपैंड होगी, तो ये आपका मोशन इस तरीके से। तो ये आपका स्प्रिंग भी एक क्या नाम है, रिस्टोरिंग एलिमेंट हो सकता है। इसी तरीके से आप मान लीजिए कि आपके पास एक बीम है। ठीक है ना, बीम है। ठीक है, ठीक, तो आपने वो स्केल देखी होगी, आप सबके पास होगी, वो मेटल की जो स्केल आती है, तो सबने ये वाली चीज तो की ही होगी कि टेबल पे रख करके उसको हल्का सा जर्क देगी दिया तो ये जो स्केल होती है वो क्या करती है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है ऐसे। ठीक है, यहाँ तक जाएगी, फिर ये मोशन वापस ऐसे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपका मोशन होना। तो बीम वगैरह भी ऐसे वाइब्रेट करती है, बीम वगैरह भी वैसे वाइब्रेट करती है। तो यहाँ पर ये जो बीम है, ठीक है ना, कैंटिलीवर बीम टाइप एलिमेंट्स जो हैं, ये भी आपके क्या हैं, रीस्टोरिंग एलिमेंट की तरह काम करेंगे, रीस्टोरिंग एलिमेंट की तरह काम। दैट मीन्स व्हाट, इलास्टिक एलिमेंट्स जितने हैं, इलास्टिक एलिमेंट्स जितने हैं, सब के सब इलास्टिक मटेरियल्स, इलास्टिक मटेरियल्स। ठीक है, ये सब के सब आपका किस तरीके से काम करेंगे, रीस्टोरिंग एलिमेंट की तरह। ठीक है ना, रीस्टोरिंग एलिमेंट की तरह, क्योंकि इलास्टिक एलिमेंट ही क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं अपना थोड़ा सा डिफॉर्म होकर के एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। रबर बैंड का एग्जांपल ले लीजिए, रबर बैंड आपने रखा एक ऐसे खींच करके, फिर जब आपने यहाँ से प्लग करके छोड़ दिया, ठीक है ना, तो आपका रबर बैंड ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें भी तो आपकी एनर्जी स्टोर हो जा रही है। ठीक है ना, तो रबर बैंड भी इलास्टिक एलिमेंट है, स्टील की बीम भी इलास्टिक एलिमेंट है, ये स्प्रिंग जो है इलास्टिक एलिमेंट है। शाफ्ट, शाफ्ट आपने देखा होगा, तो शाफ्ट जो है पतली सी वायर आप लीजिए, पतली सी, ठीक है ना, मोटी भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको मूव कराने में पतली सी वायर लीजिए आप। ठीक है, और उस पर एक डिस्क लगा दीजिए, एक डिस्क लगा दीजिए। ठीक है, और उसको एक जगह से ऐसे फिक्स कर दीजिए और इसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट दीजिए। ठीक है ना, तो ऊपर से देखेंगे तो आपको ये डिस्क ऐसी दिखेगी और ये यहाँ से आपको ये आपकी ये जो शाफ्ट है, ठीक है ना, तो आप जब इसको ऐसे हल्का सा मूवमेंट दे करके छोड़ देंगे तो ये डिस्क जो है अपनी जगह थोड़ा सा आगे जाएगी, फिर वापस इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगी, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगी। तो यहाँ पर ये जो डिस्क है वो आपका इनर्शिया एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, एंड योर शाफ्ट इज एक्टिंग एज, योर शाफ्ट इज एक्टिंग एज व्हाट, रीस्टोरिंग एलिमेंट, रीस्टोरिंग, रीस्टोर। क्यों, क्योंकि यही एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है डैम्पिंग एलिमेंट्स। डैम्पिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं, एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। ठीक है,
देखिए इसका कई बार फायदा भी होता है, कई बार नुकसान होता है। हम लोग वाइब्रेशन के केस में हम लोग के लिए ये डैम्पिंग एलिमेंट फायदेमंद चीज क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेशन को खत्म कर देता है। क्या करता है? खत्म कर देता है। और हम यही चाहते भी हैं भाई। आप अपनी कार में वाइब्रेशन थोड़ी चाहते हैं, या अपनी बाइक में वाइब्रेशन थोड़ी चाहते हैं, या फिर अपनी फैक्ट्री में जो मशीन्स लगी हैं उसमें वाइब्रेशन थोड़ी चाहते हैं। तो क्या करना चाहते हैं भाई? जो वाइब्रेशन है उसको खत्म कर देना चाहते हैं आप। ठीक है। तो उस वाइब्रेशन को खत्म करने का क्या जरिया है कि भैया ये जो मोशन ये खत्म हो जाए। ठीक है। तो ये मोशन कैसे खत्म होगा भाई? कि ये जो इसके अंदर की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हम लूज कर दें, डिसिपेट कर दें। तो इस डिसिपेशन का काम जो कौन करता है भाई? डैम्पिंग एलिमेंट। ठीक है, डैम्पिंग एलिमेंट। ठीक है। तो देर आर इस सब्जेक्ट में हम दो टाइप के डैम्पर्स देखेंगे, और मेनली हम एक ही टाइप के डैम्पर को फोकस करेंगे। एक है विस्कस डैम्पिंग। ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज होती है, विस्कस डैम्पर्स। और एक होता है कूलम डैम्पर्स या फ्रिक्शन डैम्पर। कूलम डैम्पर्स। ठीक है। या ड्राई फ्रिक्शन डैम्पर्स भी कहते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रिक्शन डैम्पर्स। तो ये देखेंगे हम लोग कि कैसे काम करते हैं। ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी आ रही हो तो बताइए, कोई चीज जो ना समझ में आई। इनर्शिया एलिमेंट जो है आपके टाइप एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई बताइए। हम्म, बताएं भाई, एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम। इनर्शियल एलिमेंट, रिस्टोरिंग एलिमेंट और डैम्पिंग एलिमेंट, तीन। ठीक। ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो जो जो चीज होती है उसको रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी, फिर से ऑब्जेक्ट की बोलिएगा। फ्रीक्वेंसी, जब हाँ ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी हाँ। उसके सराउंडिंग में जो एयर रहती है उससे मैच कर जाती है। एयर मत कहिए, एयर तो एक एग्जांपल हो गया। फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। यू फोर्सिंग हैव, फ्रीक्वेंसी। हाँ, जब ऑब्जेक्ट की या सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आप ये याद रखिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना। मतलब अगर वो फ्री वाइब्रेशन में है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम एंड फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑन द सिस्टम। ठीक है ना। फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ऑन द सिस्टम दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है ना। दोनों बराबर हो जाएं या मैच कर जाएं, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस होता है तो मोशन का जो एम्पलीट्यूड होता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे कि मोशन का एम्पलीट्यूड होता क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना। बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, डेंजरसली हाई हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। 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 ठीक है। ओके। ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आप लोग फ्री हैं, यू ऑल कैन लीव नाउ। ठीक है। थैंक यू। यस सर, थैंक यू।
Attendance.